बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम क्विकली जो है वो एक टॉपिक का रिव्यू लेने लगे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाई डेमोक्रेसी फेल इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो क्यों फेल हो रही है बार बार। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तो ये करंट अफेयर्स के हवाले से पूछा जा सकता है कि भाई डेमोक्रेसी क्यों फेल हो रही है, या डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या खास करके जो मैंने टॉपिक किया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी कि सदारती निज़ाम की बात की थी वर्सेस पार्लियामेंट्री निज़ाम की बात की थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि भाई क्या जो है क्यों ये डिबेट लगी हुई एक्चुअली में, कि क्यों जो है वो कुछ लोग ये कहते हैं कि सदारती निज़ाम होना चाहिए, कुछ कहते हैं पार्लियामेंट्री निज़ाम होना चाहिए। ये डिबेट क्यों हुई? तो डिबेट इसीलिए हुई कि हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, और वो फेल हो रही है, जिस वजह से ये डिबेट हमें बार बार देखने को मिलती है। कि कुछ लोग ये कहते हैं भाई मार्शल लॉ लगा दो, क्योंकि मार्शल लॉ में मुल्क ने ज्यादा तरक्की की। लेकिन सवाल ये है कि क्या मार्शल लॉ जो है वो कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, मार्शल लॉ सोल्यूशन नहीं। तो फिर सवाल ये है, क्या सदारती निज़ाम सोल्यूशन है, क्या पार्लियामेंट्री निज़ाम सोल्यूशन है? तो उसमें सबसे की जो है, अब ना सदारती निज़ाम है, ना पार्लियामेंट्री, ना मार्शल लॉ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है ना, कि इसके ऊपर तो सारे इत्तेफाक करते हैं कि यार जमहूरियत होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि जमहूरियत को क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, और कहाँ पर जमहूरियत जो है वो इस तरह की हो तो वहाँ पर मुल्क जो है परफॉर्म करता है। इसका मतलब अगर हम ये की कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आएंगे जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, तो मुल्क परफॉर्म करेगा। और जिस मुल्क में भी ये चीजें नहीं होंगी, वहां पे डेमोक्रेसी कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकती। तो इसलिए जब ओवरऑल ये समझ लेंगे आप, तो ये डिबेट भी आपके लिए समझना आसान हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखिए डेमोक्रेसी है क्या। एक्चुअली में जो जमहूरियत है, जिसको हम कहते हैं जमहूरियत है, तो जमहूरियत है क्या? नॉर्मली इसको कहा जाता है सेल्फ गवर्नेंस, कि भाई जो अपनी हुक्मरान खुद होना ही जो है वो क्या है। एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि वो जमहूरियत है, कि जब अवाम जो है, या जो मैं हूं या जो आप हैं, आप अपने आप को सेल्फ गवर्न करते हैं, यही डेमोक्रेसी है। अपनी मर्जी से सेल्फ गवर्न का मतलब क्या है? कि भाई आप अपने वोट के थ्रू हुकूमत को इलेक्ट कर रहे हैं। क्यों इलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप उस हुकूमत को इलेक्ट कर रहे हैं जो आपकी बातों के ऊपर पूरा उतर रही है। जो आप ये कहते हैं कि भाई तरक्की होनी चाहिए, वो भी यही कहती है। वो कहती है तालीम होनी चाहिए, आप तालीम के लिए उसको इलेक्ट कर रहे हैं। वो कहती है सेहत होनी चाहिए, आप उसको सेहत के लिए इलेक्ट कर रहे हैं। आप उसको जो प्रोग्रेस के लिए इलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से, अपनी राय से वोट दे के इलेक्ट कर रहे हैं, यही डेमोक्रेसी है। ठीक है, आपकी राय का एहतराम है, इंडिविजुअलिज्म है। और यही ये बहुत बड़ी डिबेट हम देखते रहे हैं कि जो है फिलोसोफर्स के अंदर चलती रही है, कि इससे पहले तो ऐसा नहीं था। 19th और 20th सेंचुरी में खास करके जो है वो हमने देखा कि क्या हुआ, जमहूरियत आई। इससे पहले तो दुनिया के अंदर जमहूरियत नहीं थी। तो उस टाइम पे जो है वो लोग इसके लिए स्ट्रगल किया करते थे कि भाई जब हुकूमत अवाम हम है, तो हुकूमत भी हमारी जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, पीपल्स गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ही ये है कि फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, के ये लोगों के लिए है, लोगों में से है। तो लोग अपने लिए खुद हुकूमत को मुंतखब करते हैं। एक्चुअल में जो पर्पस है डेमोक्रेसी का वो ये है। अगर एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो देखिए यहां पे एक छोटी सी बात को आप समझिएगा कि इस टाइम पे हम डेमोक्रेसी के अंदर देखते हैं, जमहूरियत के अंदर हमें दो मेजर फॉर्म्स दिखाई देती हैं। एक साइड पे हमें सदारती निज़ाम दिखाई देता है, दूसरी साइड पे हमें जो है वो पार्लियामेंट्री निज़ाम दिखाई देता है। ठीक है, और ये दोनों ही जो है वो हम कहते हैं भाई जमहूरियत के अंदर आते हैं, जमहूरियत का सिस्टम है। लेकिन इससे पहले क्या था? इससे पहले किंगशिप थी, यानी कि जो बादशाह थे वो हुक्मरान थे। तो बादशाह हुक्मरान थे, या फिर सिंगल किंगशिप थी, या एरिस्टोक्रेसी, कुछ लोग मिलकर जो पावरफुल लोग थे वो हुकूमत किया करते थे पुराने टाइम पे अगर हम देखते हैं। तो डेमोक्रेसी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आई। अब यहां पे डिबेट ये है कि बादशाहत को क्यों जो है वो जमहूरियत ने रिप्लेस किया, क्यों जो है जमहूरियत आज दुनिया मानी जाती है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये डिबेट कहां से आई? तो एक्चुअली में हम अगर देखते हैं, देखिए जैसे हम फिलोसफर्स की हम डिबेट करते हैं जब पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो फिलोसफर्स हमें दो धड़ों के अंदर तकसीम मिलते हैं। एक वो फिलोसफर हैं थॉमस हॉब्स जैसे, जो ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी, ठीक है जी, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि जब कुदरती जमाना था, तो उस कुदरती जमाने में क्या था कि कुदरती जमाने में भाई इंसान जो है बहुत झगड़ालू था। इंसान के बाय नेचर ही इंसान बहुत बुरा है। जब बहुत बुरा है तो वो लड़ेगा, झगड़ा करेगा, तो उसको एक स्टेट की जरूरत थी। तो स्टेट को अब चाहिए कि वो इस इंसान को, या इंसान की जो नेचर ही बुरी है, इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी अथॉरिटी का यूज करे और एक्सट्रीम पावर का यूज करे, क्योंकि इंसान बाय नेचर ही बुरा है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट था। ठीक है, इस वजह से जो किंगशिप थी वो इसी तरह की थी कि किंगशिप क्या करती कि वो सख्ती करती और लॉस बनाती, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवाती, और लोगों को बुरा समझ के उसको रूल किया जाता। लेकिन दूसरी साइड पे एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है, फिलोसफर्स का, जो ये कहते थे, जॉन लॉक जैसे फिलोसफर्स, वो ये कहते थे कि भाई आजादी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए और इनफिरादियत होनी चाहिए।
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हर शख्स आजाद है और वो ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वहां पे इंसान बहुत अच्छा था, मिलके रह रहा था। फिर इंसान ने ख्याल किया कि अब हमें एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो हमें फैसिलिटेट कर सके। ये बात जरा समझिएगा, यहां एक थॉट क्या कह रहा है कि भाई इंसान बुरा है, उसको ठीक करने की जरूरत है स्टेट बना के। यहां ये कहता है कि इंसान अच्छा है और उसकी अच्छाई को प्रमोट करने के लिए और अपनी वेलबींग के लिए उसको जो है स्टेट बनाने की जरूरत पड़ी, ताकि स्टेट ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज दे सके इंसान को और वो आगे चल सके। तो इसलिए जो 19th या 20th सेंचुरी है उसमें इंफरादियत को ज्यादा हवा मिली और यहां पे इस बात को माना गया कि इंसान जैसे जैसे आजाद होता है नेचुरली वो ये सोचता है कि यार मैं जो है मेरे राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं मेरे, ठीक है। फिर वो कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ आता है। तो इसी वजह से डेमोक्रेसी जो है फिर कहा गया कि भाई जो जमहूरियत है वही, क्योंकि उसमें एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब एक एक वोट इंपॉर्टेंट होने का मतलब एक एक शख्स इंपॉर्टेंट है। तो जब एक एक शख्स इंपॉर्टेंट है तो एक एक शख्स ही तो स्टेट बनाता है। ऐसा ही है, एक एक शख्स ही तो स्टेट बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि जमहूरियत ही जो है वो बेस्ट फॉर्म है जहां पे अवाम की राय ली जाए, क्योंकि अवाम से मुल्क बनता है तो मुल्क हुकूमत जो बनती है वो अवाम से बननी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल की। अब क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी को क्या चाहिए? अब जैसे हम कहते हैं एरिस्टोटल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो इसे पॉलिटी कहता था, यानी एरिस्टोटल के नजदीक जो पुराने फिलोसफर्स थे उनकी मुख्तलिफ आरात थी, जिसमें मैंने यहां एक कोट की है कि जो एरिस्टोटल है उसके नजदीक जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो पॉलिटी है। और ये भी उसने बहुत मजे की दलील दी, खास करके पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए हम अगर समझते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे समझ आ सकती है। उसने कहा पॉलिटी क्या है, कि एक बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी है। क्यों पॉलिटी है? क्योंकि पॉलिटी का मतलब है अवाम का लीडर जो है क्या होगा जी, अवाम का लीडर बन जाएगा हुक्मरान मुल्क का। तो जब अवाम का जो लीडर होगा अवाम का वो होगा हुक्मरान, तो हुक्मरान अवाम क्या है मेजॉरिटी में, तो जो मेजॉरिटी में अवाम है वो तो है अनपढ़। तो जब अवाम अनपढ़ है मेजॉरिटी के अंदर तो अल्टीमेटली वो अनपढ़ लीडर को, यानी जो उनके बीच में पॉपुलर होगा, जो गरीब होगा पॉपुलर होगा, उसी को ही वो चूज करेंगे और उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि वो रूल करेगा और उसको बिल्कुल भी किंगशिप नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद भी अनपढ़ होगा। तो जब अनपढ़ शख्स है तो वो इतने स्टेट के अफेयर्स को, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कैसे समझेगा? अब यहां पर बात इसकी भी थी, इसलिए उसने कहा वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है कि गरीब का नुमाइंदा ऊपर आ जाए, ठीक है। गरीब से मुराद वहां हम अनपढ़ ले सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं एरिस्टोटल से, ठीक है, कि गरीब का नुमाइंदा ऊपर आ जाए, वो अनपढ़ हो और फिर मुल्क को चलाए और मुल्क की सत्यानाश हो जाए। क्योंकि वो ये समझता था कि बेस्ट फॉर्म क्या है, कि बेस्ट फॉर्म तो एरिस्टोक्रेसी है, कि जहां पे पढ़े लिखे लोग आए जो कि चंद जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो माइनॉरिटी पढ़ी लिखी हो, जो मुल्क के अफेयर्स को समझती हो और वो उसके थ्रू मुल्क को चला सके। इसलिए ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आज हम देखते हैं कि गरीब मुल्कों में हकीकत में ऐसा ही है कि वहां पर एजुकेशन तो है नहीं जमहूरियत के अंदर, कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि भाई आपने जो है वो पीएचडी करके आना है और तभी आप सदर या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप जितने पॉपुलर हैं उतने ज्यादा जो है फिर आप सामने आएंगे और सामने आके आपको वोट मिलेंगे, अवाम आपको वोट देगी और अल्टीमेटली आप मुल्क के सदर बनेंगे, चाहे आप उसको चलाने के अहल हैं या नहीं है। और फिर आप अनपढ़ लोग जो है वो पढ़े लिखे लोगों की जिंदगियों का फैसला करेंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिसएग्री कर सकते हैं स्ट्रांगली, ठीक है। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है एक्चुअली में डेमोक्रेसी के, कि ट्रू डेमोक्रेसी क्या कहती है, कि जमहूरियत कहां पे जो है वो फ्लोरिश करेगी और कहां पे जमहूरियत जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी और क्यों नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहली चीज क्या है जी, स्टेट एज ए फैसिलिटेटर। कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि स्टेट का काम क्या है, अवाम को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना। कि स्टेट बनाई ही इसलिए गई डेमोक्रेसी के अंदर कि स्टेट जो है वो अवाम के लिए है, तो अवाम को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जमहूरियत के अंदर हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। गरीब मुल्कों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि यहां पे ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि वो एक छोटा सा तबका जिसको हम एलीट कहते हैं वही जो है अपने लिए लॉज बनाता है, खुद ही इंजॉय करता है, जबकि अवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है डेमोक्रेसी की, एजुकेटेड पीपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पिछली डिबेट के अंदर भी बता चुका हूं कि एजुकेशन जो है, जो इल्म है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से एरिस्टोटल ने जो है वो डिसएग्री किया था इससे, या बहुत से लोग जो डिसएग्री करते हैं वो ये कहते हैं कि जो एडल्ट फ्रेंचाइज हैं, कि भाई कोई भी 18 साल का बंदा जो है वो वोट दे सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन वोट वन सिस्टम नहीं होना चाहिए। या खासकर अयूब खान को भी जो है माना जाता है कि उन्होंने भी कहा था कि भाई ये अवाम जो है अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई कि अपने लीडर्स को खुद चुन सके, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अच्छे लीडर्स को चुनते हैं। कि एजुकेशन क्या देती है, शऊर देती है। जब आपके पास शऊर आएगा तो आपको पता होगा कि ये शख्स लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है या शॉर्ट टर्म प्लान्स की बात कर रहा है, और क्या इस शख्स ने पिछली बार शॉर्ट टर्म प्लान किए या लॉन्ग
लॉन्ग टर्म प्लान किए तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे और अकाउंटेबिलिटी करके जो है आप बेहतर लीडर चुनेंगे जिससे मुल्क बेहतर होगा। तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे एसेंशियल जो है वो पढ़े लिखे लोगों का या शऊर याफ्ता लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई पढ़े लिखों का मतलब पीएचडी ही होना चाहिए, लेकिन शऊर एटलीस्ट होना चाहिए, उनको राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस होना चाहिए। आप देखें हमारे मुल्क के अंदर जो शहर हैं वहां की पॉलिटिक्स कैसी है, ठीक है, और जो देहात हैं वहां की पॉलिटिक्स कैसी है। ऑलमोस्ट 66% लोग एक रेशो के हिसाब से हमारे मुल्क में देहातों में रहते हैं। तो मुझे बताएं 66% लोगों के जो नुमाइंदे हैं क्या वो पढ़े लिखे आते हैं, क्या वो शऊर के ऊपर आते हैं? नहीं, बल्कि वो इस बेस के ऊपर आते हैं कि ये चौधरी है, ये वडेरा है, ये खान है, ये व्हाट्सोएवर जो भी है, लेकिन वो इस बेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहां पे ये रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही डेमोक्रेसी की। नंबर 3, पावरफुल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, यानी इलेक्शन कमीशन को पावरफुल होना चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए। आज आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हम ये क्लेम करते हैं कि भाई 1970 के बाद कभी भी इलेक्शंस जो है वो ओपनली फ्री एंड फेयर नहीं हुए। गो कि ये क्लेम है, खुद ही हम क्लेम करते हैं, जो कि बहुत गलत है कि यार हम पिछले 75 साल से यानी 75 ईयर से हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सिर्फ एक इलेक्शन करवा सके, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। नंबर 4 हम कह सकते हैं पॉजिटिव रोल ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पढ़े लिखे लोग होंगे वहां पे जो अपोजिशन है उस अपोजिशन का जो रोल होगा वो पॉजिटिव होगा। वो क्रिटिसाइज तो करेगी लेकिन वो तामीरी क्रिटिसाइज जिसको हम कहते हैं ना वो करेगी कि जिसमें कुछ होगा। ऐसी नहीं कि भाई सिर्फ जो है वो नेचुरल पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो हमने पॉलिटिक्स करनी और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चाहे हुकूमत अच्छे काम भी करे हमने उसे बुरा ही कहना है। क्यों कि अगर हम उसे अच्छा कहेंगे तो हमारी हुकूमत की बारी कैसे आएगी? तो अगर हमने बारी लेनी है तो हमें अल्टीमेटली हुकूमत को बुरा कहना पड़ेगा, उसके अच्छे कामों के रास्ते में भी रोड़े अटकाने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव रोल ऑफ अपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए। अच्छा, पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया जो है वो लोगों के थॉट्स बना रहा है, थॉट प्रोसेस है, एक किस्म का प्रोपेगेंडे का पार्ट है, चाहे पॉजिटिव प्रोपेगेंडा हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन जब मीडिया हर टाइम बुरी चीजें दिखाएगा या मीडिया इटसेल्फ पार्टी बनेगा, वो ये कहेगा कि भाई एक चैनल जो है एक की बात करेगा, दूसरा चैनल दूसरी पार्टी की, तीसरा चैनल तीसरी पार्टी की, तो हर पार्टी खुद अपना एक चैनल बनाएगी, तो मीडिया फ्री एंड फेयर नहीं रह सकता और पॉजिटिव रोल भी प्ले नहीं कर सकता। तो फिर डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करेगी? नंबर 6 पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, यानी जो क्रिटिसिज्म होना चाहिए ऑपोजिशन की तरफ से या मीडिया की तरफ से वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, तामीरी होना चाहिए, ना कि उसका पर्पस सिर्फ यही हो कि भाई तनकीद बराए तनकीद, ठीक है। नंबर 7 पे फ्री एंड पावरफुल जुडिशरी होनी चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक फ्री एंड पावरफुल जुडिशरी नहीं होगी सेपरेशन ऑफ पावर हो नहीं सकती, चेक एंड बैलेंस हो नहीं सकता, तो मुल्क आगे नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसका मतलब यह भी हमें देखने को नहीं मिलता। नंबर 8 पे हम ये कह सकते हैं पार्टी इलेक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पार्टी इलेक्शंस का मतलब यह है कि लीडरशिप की मोनोपोली ना हो, कि एक ही लीडर है जिसने पार्टी बनाई, इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि वही जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा या वही जो है वो सदर बनेगा। यह कहां लिखा हुआ है भाई? ऐसा ही है। तो इसका मतलब यह है कि जब पार्टी इलेक्शंस होंगे तो वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं वो ऊपर नहीं आएंगे, बल्कि वो लोग जो कि डिजर्व करते हैं वो ऊपर आएंगे। तो डिजर्विंग लोग जब ऊपर आएंगे फिर पार्टी इलेक्शंस के थ्रू, तो तब भी वो ऊपर जा सकेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसका मतलब पार्टी इलेक्शंस जरूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, कॉन्टिन्यूस इलेक्शंस होने चाहिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवोल्यूशन इर्तिका का प्रोसेस जो है वो चलते रहना चाहिए, कि कभी भी एक बच्चा जो है वो एकदम से चलना शुरू नहीं करता, फिर जब वो चलता है तब वो गिरना भी शुरू करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू करता है और फिर वो पावरफुल होता है। बिल्कुल जमहूरियत को भी इसी तरह से जो है बार बार इलेक्शंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि लोगों में शऊर आए और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क जो है वो आगे बढ़े। लेकिन जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम देखते हैं कि 35 साल तो मार्शल लॉ रहा, तो जब 75 साल में से आधी हमारी हिस्ट्री मार्शल लॉ की है, तो हमारा वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही नहीं रहा इलेक्शंस का, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम रहे। तो इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। नंबर 10 पे हम कह सकते हैं पावरफुल लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि आवाम की हुकूमत और आवाम के लेवल के ऊपर हुकूमत होनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि काउंसलर जो है, जो एक छोटी सी तहसील के अंदर बैठा हुआ है या एक मोहल्ले के अंदर बैठा हुआ है, वो भी इंपावर होना चाहिए ताकि लोग उसके पास जाके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएं। तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान में तो है नहीं, मार्शल लॉ लेके आता रहा, वैसे नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि पावरफुल लोकल गवर्नमेंट होना भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना डेमोक्रेसी कभी नहीं चल सकती। क्यों नहीं चलेगी, इसको जरा समझिए आप। देखिए, नॉर्मली जो एमएनएज हैं हमारे मुल्क के अंदर, या हमारे मुल्क में एमपीएज हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फंड लेते हैं,
प्राइम मिनिस्टर से या वज़ीर आला से फंड लेके तो अपने हलकों के अंदर ये क्या करते हैं, वहां पे डेवलपमेंट्स करवाते हैं और अपने नाम की तख्तियां लगवाते हैं, ठीक है, कि भाई उसके नाम के ऊपर ये लेते, अवाम को इन्फ्लुएंस करते हैं और वोट लेते हैं। हालांकि ये जो डेवलपमेंट का काम है, ये काम एमपीएस एमएनएस का नहीं बल्कि लोकल बॉडी का है, ठीक है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब होगी तो उस टाइम पे ये काम ये करवाएगी, इनका काम सिर्फ लेजिस्लेटिव काम है। तो जब ये चीज दूर हो जाएगी तो फिर लोग जो है इनके कामों की वजह से इन्हें वोट नहीं देंगे बल्कि इनके कैरेक्टर की वजह से वोट देंगे। तो लोकल बॉडीज का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है जमहूरियत के लिए। ट्रू अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रू अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि एक पार्टी के लिए हो दूसरी पार्टी के लिए ना हो और इल्जाम लगाए जाएं कि भाई हमारे ऊपर जो है वो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां पे भी पावर है, ताकत है, वहां अकाउंटेबिलिटी है। आप इस्लाम के अंदर देखिए कि कितनी स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी थी। हम अक्सर हजरत उमर की एग्जांपल देते हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी स्ट्रांग थी अपने गवर्नर्स के लिए। इवन लोग भी जो है वो हजरत उमर को भी अकाउंटेबल करते थे, वो भी पूछते थे। इसी तरह से हजरत उमर अपने गवर्नर से पूछा करते थे कि भाई बताओ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का इदारा होना चाहिए जो स्ट्रांग एंड फ्री एंड फेयर होना चाहिए। नंबर 12 पे हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जमहूरियत का काम यह है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारी जो आज़ादी है, ठीक है, उस आज़ादी को प्रोटेक्ट करेगा। कि यहां पे नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मीडिया इसको बहुत नेगेटिवली लेता है कि जो मर्जी का हो, जैसे मर्जी का हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है यहां पे। तो लेकिन ये है कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, हर एक की आज़ादी होनी चाहिए, वो बोल सकता है, वो जहां मर्जी जा सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए। फ्री इकोनॉमी का मतलब ये है कि हुकूमत जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी के अंदर ना हो बल्कि वो फ्री एंड फेयर इकोनॉमी हो। क्योंकि अब यहां पे एक डिबेट है कि फ्री इकोनॉमी में, जैसे अब न्यू लिबरलिज्म की थॉट ये कहते हैं कि फ्री इकोनॉमी हो, लेकिन वहीं पे जो हम देखते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट है उसका ढांचा, जैसे चाइना की हम बात करते हैं, तो वहां पे स्ट्रक्चर कुछ और है कि वहां पे फ्री इकोनॉमी नहीं बल्कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी। तब आप कलेक्टिवली जो है वो दूसरों के लिए भलाई कर सकते हैं, वरना तो मोनोपोली होगी, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। तो ये एक डिबेट है फ्री इकोनॉमी की, लेकिन फ्री इकोनॉमी डेमोक्रेसी में होती है, ठीक है। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक ट्रू डेमोक्रेसी के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना जो है वो डेमोक्रेसी वहां पे सरवाइव नहीं कर सकती, वहां पे आगे नहीं चल सकती। इनमें से एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं जो हम कहें पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज में पूरी हो रही है और वहां पे डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही। अगर ये सारी पूरी हो और हम फिर कहें कि डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जमहूरियत जो है वो बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जब हम जमहूरियत की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पा रहे, इसकी एग्जांपल आप यूं लें कि आप बगैर नमाज अगर पढ़ते हैं बगैर वजू के, तो इसका मतलब आप ये कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती। भाई जब नमाज में बता दिया गया कि पहले आपने वजू करना है, जगह का पाक होना है, पहले रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तब नमाज का एसेंस होगा। जब नमाज का एसेंस होगा आपकी दुआ भी कबूल होगी। तो जमहूरियत हम लेके तो आ गए, लेकिन हमने उसकी जो चीजें हैं वो पूरी नहीं की। अब होप्स है डेमोक्रेसी के, हम ये कह सकते हैं कि होप्स क्या है कि कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की। चलो भाई कुछ ना कुछ ये है कि पिछले 10-12 साल से जो है वो मार्शल लॉ नहीं लगा, ठीक है, और 2007 के बाद से जब मुशर्रफ साहब गए हैं तो उसके बाद से अभी 2022 तक जो है वो मुसलसल एक प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब ये जो इर्तिका का अमल है ये कंटिन्यू है और लोग भी जो है अवेयर हो रहे हैं, उनमें भी शऊर आ रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज भी खुद को बेहतर कर रही हैं। लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे मैंने कहा 70% पाकिस्तान में इस टाइम पे लिटरेसी रेट पहुंच चुका है, जो कि बाकी मुल्क में तो खैर 100% है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये बेहतर हो रहा है तो लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं जारी है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, चाहे वो अवाम अकाउंटेबिलिटी कर रही है या इदारे कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस आ गई, शऊर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीडरशिप की चूज़ करने के लिए, वो लोगों में आ रही है। और ख़ास करके जो मीडिया का रोल है या सोशल मीडिया का जो रोल है, मीडिया का तो नेगेटिव ही हमें दिखाई देता है, जो सोशल मीडिया का रोल है वो हमें दिखाई देता है कि वो किस तरह से कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस बिल्डिंग कर रहा है, ठीक है। और मेजर मिलिट्री रोल भी है पाकिस्तान के अंदर। क्या मिलिट्री ये समझ चुकी है कि भाई देखिए कि मिलिट्री को पता चल चुका कि भाई हमारी जगह यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता खुद को चेंज करना है। तो अब मिलिट्री ने भी जो है वो फौज ने भी खुद को चेंज किया। तो सॉल्यूशंस क्या हैं? सिंपली अगर हम एजुकेशन को 100% कर देंगे तो 90% हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं डेमोक्रेसी के वो सॉल्व हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी को 100% कर देंगे तो 90% तब भी सॉल्व हो जाएंगे। करप्शन के प्रॉब्लम, इदारे सही से काम करना शुरू कर देंगे। इदारे जब सही से काम करेंगे तो मुल्क वैसे ही ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और इंप्रूव करना होगा पॉलिटिकल कल्चर को। पॉलिटिकल कल्चर भी एजुकेशन के थ्रू ही जो है और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू ही हम चेंज कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर, ये जितनी बातें मैंने बताई हैं रिक्वायरमेंट्स, वो सारे की सारी पॉलिटिकल कल्चर ही कहलाती हैं। कि पॉलिटिकल कल्चर का मतलब एक पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं। तो ये हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं। डेमोक्रेसी फेल क्यों हो रही है ये है, या डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो ये हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है वो चाहे
ऐसे के फॉर्म में लिखें, वहाँ पे आ सकता है, या करंट अफेयर्स में जो है वो आ सकता है, तो आप इसको डिबेट कर सकते हैं और अपने समझने के लिए आप इसको समझ सकते हैं। और स्ट्रांगली जो है आप डिसएग्री भी इन सारी बातों से कर सकते हैं, ये आपकी अपनी राय है, ठीक है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।